अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो आप अपने सेव किए हुए पैसों से कब तक सरवाइव कर सकते हैं? 1 साल, 1 महीना या 1 दिन? ये बुक आपको इस सवाल के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं। वे एक अमेरिकन बिजनेसमैन और ऑथर हैं। वे रिच डैड कंपनी के फाउंडर भी हैं जो बुक्स और वीडियोस के माध्यम से पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस एजुकेशन सिखाती हैं। उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड 51 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई हैं और 109 देशों में अवेलेबल हैं और इसकी 27 मिलियन कॉपीज़ वर्ल्ड वाइड बेची गई हैं। ये किताब बताती है कि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में क्या क्या गलतियां करते हैं और कैसे हर कोई सिर्फ अपना माइंडसेट बदलकर फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। इस वीडियो को 8 हिस्सों में बांटा गया है और बुक के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो के एंड तक आपके पास फाइनेंशियली फ्री बनने के बेसिक फंडे होंगे। आपको पता चलेगा कि हम चाहते ना चाहते हुए भी क्या गलतियां करते हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि आप इन मेथड्स को आज ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। रिच डोंट वर्क फॉर मनी। माइक और रॉबर्ट सोच रहे थे कि क्यों उनके स्कूल में कुछ बच्चे अमीर हैं और वो नहीं। तो उन्होंने रॉबर्ट के डैड से पूछना शुरू किया, जो कि इस बुक में पुअर डैड बताए गए हैं। रॉबर्ट के डैड ने उनसे कहा कि अमीर बनने के लिए उन्हें बहुत पैसा कमाने पड़ेंगे और ये सीखने के लिए उन्हें माइक के डैड के पास जाना चाहिए। माइक के डैड एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। वो माइक और रॉबर्ट को सिखाने के लिए तैयार हो गए, पर शर्त ये थी कि वो उन्हें प्रैक्टिकल तरीके से सिखाएंगे, ना कि स्कूल की तरह थ्योरेटिकल तरीके से। माइक और रॉबर्ट खुशी खुशी मान गए और उन्होंने 10 सेंट पर घंटे के तौर पर स्टोर पर काम करना शुरू किया। काम बहुत बोरिंग था और जल्द ही रॉबर्ट परेशान हो गया और काम छोड़ने का ख्याल उसके दिमाग में आया। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करने के लिए माइक के डैड के पास गया। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा कि काम छोड़ने से पहले वो उसे कुछ ज़रूरी बातें समझाना चाहते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को ब्लेम मत करो, खुद सॉल्यूशन ढूंढो। पैसा कमाने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखो। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। इस रैट रेस का हिस्सा मत बनो जहां तुम बस सुबह उठो, काम पे जाओ, अपने खर्चे करो और ऐसे ही सारी ज़िंदगी कट जाए। डर और लालच इंसानों को चलाते हैं। और कहा कि अगर अभी भी वो अमीर बनना सीखना चाहता है तो उसे उनके लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। रॉबर्ट ये बातें सुनकर थोड़ा इंस्पायर हुआ और फ्री में काम करने के लिए मान गया। कुछ हफ्ते बीत गए। अब रॉबर्ट पैसे कमाने के लिए तरीके ढूंढने लगा, क्योंकि उसे अपने इस काम से कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे थे। एक दिन उसने दुकान में 2 कॉमिक बुक्स देखी जो कि कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसे एक आइडिया आया जहां वो बहुत सारी कॉमिक बुक्स इकट्ठा करे और लाइब्रेरी खोले जहां वो दूसरे बच्चों से कॉमिक बुक्स पढ़ने के पैसे ले। रॉबर्ट और माइक रोज़ 2 घंटे के लिए वो लाइब्रेरी खोलने लगे। यह उनका पहला बिजनेस था जहां उन्होंने माइक की छोटी बहन को लाइब्रेरी चलाने के लिए कहा। इसका फ़ायदा यह था कि अगर वो लाइब्रेरी पे नहीं भी होते थे तब भी उनका बिजनेस चलता रहता था और यहीं से रॉबर्ट और माइक के अमीर बनने का सफ़र शुरू हो गया। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। 1994 में 47 की उम्र में रॉबर्ट रिटायर हो गए और माइक के डैड ने माइक को अपना बिजनेस चलाने के लिए दे दिया, जो कि माइक आज उनसे भी अच्छा चला रहा है। रॉबर्ट इस चैप्टर में रिच डैड की समझाई हुई कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। पैसे की समझ या फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना पैसा होने का मतलब है कि वो पैसा कभी भी डूब सकता है। जैसे कि हम लॉटरी विनर्स और खिलाड़ियों के केस में देखते हैं कि कैसे वो इतना पैसा कमा तो लेते हैं पर फिर भी कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा तो मिल जाता है पर संभालना नहीं आता। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी पैसे को सेव करना और उस बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा और अपने प्रोफेशन में कामयाब हो सकता है, पर वही इंसान पैसे के मामले में अनपढ़ भी हो सकता है। अमीर लोग एसेट इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने एसेट इकट्ठे किए हैं। ये हमें पहले रूल की तरफ लेके चलता है, एसेट और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस। एक एसेट तुम्हारी जेब में पैसा डालता है और एक लाइबिलिटी जेब से पैसा निकालती है। रिच डैड कहते थे कि हाँ, असल में पैसा कमाना इतना ही आसान है, बस इस अंतर को याद रखना। अगर हम घर का एग्जाम्पल देखें तो लोग घर को एसेट मानते हैं, पर क्या वो असल में एसेट है? अगर हम घर खरीदते हैं तो पैसा हमारी जेब से जाता है, क्योंकि उसके साथ बहुत खर्चे जुड़े होते हैं,
जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, यूटिलिटी पेमेंट्स, काउंसिल रेट्स। ये बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, यानी कि इसमें आप 30 साल के लिए बंद जाते हैं और क्योंकि आपके सारे पैसे घर की किश्तों में जाते हैं, आप पैसा इन्वेस्ट करने की बाकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। हम बस आंखें बंद करके मान लेते हैं कि घर एक एसेट है क्योंकि हमारे आसपास सभी यही मानते हैं। वहीं अगर हम एक घर या अपार्टमेंट खरीदें और उसे किराए पे यानी कि रेंट पे चढ़ा दें तो वो हमारा एसेट बन जाता है क्योंकि पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं, ना कि जेब से बाहर जा रहे हैं। ये सब बातें रॉबर्ट की सोच को बचपन से बदलने लगी और उसने स्कूल के टीचर्स के पढ़ाने के तरीके पर सवाल उठाना शुरू किया, जो कि सिर्फ अच्छे नंबर लाने के बारे में बात करते थे। जब तक रॉबर्ट 16 साल के हुए, पैसे के मामले में उनकी समझ उनके पेरेंट्स और टीचर से कई गुना बेहतर हो चुकी थी, क्योंकि रॉबर्ट ने कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया था, जैसे कि अकाउंटेंसी और टैक्सेशन, जो कि हमारी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत काम आते हैं। रिच डैड ने समझाया कि अमीर लोगों के अमीर रहने का कारण है कैश फ्लो जनरेशन, यानी कि उन्होंने जिन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है उससे रेगुलरली पैसे आते रहना। अपना एफर्ट उन इनकम जनरेटिंग एसेट्स पे लगाओ जो तुम्हें पैसे देते हैं। अपने खर्चों को भी कम रखो ताकि तुम्हारे पास और पैसा हो और अपने एसेट कॉलम्स में तुम वो डाल सको। वेल्दी बनो, इसका मतलब है कि एक इंसान कितनी देर अपनी जॉब से मिले हुए पैसों के बिना सर्वाइव कर सकता है, और इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, अपने एसेट कॉलम में रेगुलरली पैसे डालते रहो ताकि वो एक दिन इतना भर जाए कि तुम्हारे खर्चे उसी में से पूरे होने लगें। आसान शब्दों में कहूँ तो हमें सिर्फ अपनी डे जॉब की इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। माइंड योर ओन बिजनेस। फाइनेंशियल स्ट्रगल का मतलब है कि एक इंसान अपनी सारी ज़िंदगी किसी और के लिए काम करता है, जैसे कि पहले वो अपने मालिक या एम्प्लॉयर के लिए काम करता है सैलरी के लिए, फिर वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है यानी कि उन्हें टैक्स देता है, और फिर वो बैंक के लिए काम करता है यानी कि अपनी कार या घर पे लिए हुए लोन चुकता करता रहता है। बहुत लोग अपने लिए काम करना भूल जाते हैं, बस वो दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाते रहते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए काम करते हैं, पर हर कोई ऐसा कर सकता है। फाइनेंशियली सिक्योर बनने के लिए लोगों को अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना होगा, ना कि सिर्फ अपनी डे जॉब की इनकम पर। बहुत लोग गलत सोचते हैं कि अच्छी ज़िंदगी काटने के लिए सिर्फ उनकी डे जॉब की इनकम बहुत है। रॉबर्ट कहते हैं कि सबको अपनी डे जॉब अच्छे से करनी चाहिए और धीरे धीरे उस जॉब से आई सैलरी से रियल एसेट्स खरीदने चाहिए। हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ का अंतर भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, कार एक एसेट नहीं है क्योंकि वो हमारी जेब से पैसा निकालती है, पर अगर हम कार को रेंट पे चढ़ा दें जैसे कि ऊबर, तब वो हमारा एसेट बन जाती है क्योंकि उससे हमें रेंट मिलता है। रियल एसेट्स का मतलब है वो बिजनेस जिसमें पैसा कमाने के लिए हमारा वहाँ फिजिकली होना ज़रूरी ना हो, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट। इन एसेट से कमाया हुआ पैसा हमारे एसेट कॉलम में जाना चाहिए और कभी बाहर नहीं आना चाहिए। वो पैसा हमारे लिए हमेशा काम करता रहेगा और एसेट कॉलम को बढ़ाता रहेगा। पर इस सब का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ा घर या गाड़ी ना खरीदें। इसका मतलब ये है कि हम ये सब खरीद सकते हैं, पर अपने एसेट कॉलम से निकले हुए पैसे से, ना कि अपनी डे जॉब की सैलरी से। एसेट कॉलम से भी पैसा हमें तभी निकालना चाहिए जब वहाँ से रेगुलर पैसा आने लग जाए। अमीर लोग महंगी चीज़ें आखिर में खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे पहले। एग्जाम्पल, रॉबर्ट की वाइफ ने बड़ी गाड़ी तब ही ली थी जब उनका एसेट कॉलम बहुत ग्रो कर गया था और वो रेगुलर इनकम देने लग गया था, इसलिए आज वो गाड़ी उनके लिए कोई बोझ नहीं। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। रिच डैड बताते हैं कि पहले इंग्लैंड और अमेरिका में टैक्सेस नहीं होते थे। वहाँ पर टेम्परेरी टैक्सेस वॉर को फंड करने के लिए लगाए गए थे, पर 1847 में इंग्लैंड और 1913 में अमेरिका में इनकम टैक्स को पक्का कर दिया गया। वहाँ की सरकार गरीबों और मिडिल क्लास लोगों को झूठ बेचना चाहती थी कि टैक्स बस अमीरों पर लगाया जाएगा ताकि लोग उन्हें ज़्यादा वोट दें, पर अंत में ये टैक्स सबसे ज़्यादा गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर ही भारी पड़ा। वहाँ से सरकार को फ्री के पैसे की आदत पड़ गई और हम आज तक टैक्स का बोझ झेलते हैं। जैसे रॉबर्ट बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि अमीर लोग अमीर बने रहने के लिए बहुत कम टैक्स देते हैं। टैक्स बचाने के लिए कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की समझ होना बहुत ज़रूरी है। अमीर लोग अपनी कंपनी खोलते हैं,
वो कंपनी असल में बस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे रजिस्टर किया जाता है ताकि हम अपने खर्चे कंपनी के नाम पर कर सकें। एक कंपनी से किए हुए खर्चे पर एक नॉर्मल जॉब सैलरी पे किए हुए खर्चे के मुकाबले कम टैक्स लगता है। इस तरह अमीर अपना टैक्स बचाते हैं। कंपनी के मालिक पहले पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं और फिर टैक्स भरते हैं, और एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान पैसा कमाता है, टैक्स भरता है और फिर बचे हुए पैसों से खर्चा करता है, जो कि वैसे भी सरकार को टैक्स देने के बाद ज़्यादा नहीं बचते। अमीर लोग ये अच्छे से जानते हैं। ये सब करते हुए रॉबर्ट का एसेट कॉलम काफ़ी बढ़ गया। उसकी खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा पैसे देने लगी और रॉबर्ट ने उन पैसों से अपनी पहली पोर्शा खरीदी। इसीलिए फाइनेंशियल आईक्यू 4 चीज़ों की समझ होने से बनता है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स और लॉ की समझ। अमीर बनने के लिए इन विषयों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट एक टीचर भी हैं। रॉबर्ट ऐसे बहुत लोगों से मिलते हैं जिनमें बहुत टैलेंट होता है पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम लोगों को ज़्यादातर सेल्फ डाउट आगे बढ़ने से रोकता है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद डिग्री और मेडल काम नहीं आते। असल ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और बहादुरी ज़्यादा काम आती है। रॉबर्ट के एक्सपीरियंस में हिम्मत और टेक्निकल नॉलेज का कॉम्बिनेशन एक इंसान को बहुत आगे पहुंचा सकता है। अपनी क्लास में रॉबर्ट लोगों को ज़्यादा रिस्क लेने के लिए इनकरेज करते हैं। जब तक हम हिम्मत नहीं दिखाएंगे, हम अपना पूरा टैलेंट अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। डरना छोड़ के नई चीज़ें ट्राई करो और अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाओ। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकें। आजकल की टेक्निकल दुनिया में हर रोज़ नए आविष्कार होते हैं। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो पीछे छूट जाएंगे और हमेशा डर में जिएंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब है ज़्यादा ऑप्शंस होना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने सामने आए मौक़ों को पहचानना। इसका मतलब है कि क्या आप अपने सामने आई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का आंसर आसानी से ढूंढ पाते हैं या नहीं। ज़्यादातर लोग जीने का एक ही रास्ता जानते हैं: काम करो, पैसे बचाओ, ज़्यादा टैक्स भरो और फिर उधार मांगो। अगर हम अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाते हैं तो हम बस सही मौके का इंतज़ार करते रह जाएंगे और उस मौके को आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका तो वही मतलब हुआ कि हम कहें कि हम घर से तभी निकलेंगे जब सारी ट्रैफिक लाइट्स हरी हो जाएं और एक भी लाइट लाल ना हो। रॉबर्ट कहते हैं कि वो अपना फाइनेंशियल आईक्यू इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो पैसे को स्मार्ट तरीके से कमा सकें, और वो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका माइंड है। माइंड को आप जिस दिशा में ट्रेन करोगे वो वहीं चलने लग जाएगा। अगर सही दिशा में ट्रेन करोगे तो ये आपको बहुत पैसा कमा के दे सकता है। लोगों के फाइनेंशियल आईक्यू का सबसे बड़ा टेस्ट है उनकी गिरती इकोनॉमी में बिहेवियर कैसे रहता है। ज़्यादातर लोग डर जाते हैं और कभी इन्वेस्ट नहीं करते, और वहीं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ऐसा मौका ही ढूंढते हैं। उन्हें पता होता है कि जब सब डर हों तभी इन्वेस्ट करने का सही अवसर है। उन्हें पता है कि इकोनॉमी दोबारा कुछ महीनों में वापस ऊपर चले जाएगी और तभी असली पैसा बनेगा। उनके लिए ये रिस्क नहीं होता, और इसका कारण है कि उन्होंने सालों से अपने माइंड को इन सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया होता है। इन सब का मेन पॉइंट यही है कि ज़िंदगी में बहुत मौके मिलेंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, पर हमारा माइंड उन मौक़ों को पहचानने के लिए तैयार होना चाहिए ताकि हम सही वक्त पर एक्शन ले पाएँ। रॉबर्ट कहते हैं कि उनकी सबसे फेवरेट इन्वेस्टमेंट्स हैं रियल एस्टेट और स्मॉल स्टॉक्स, क्योंकि वो उन्हें अच्छे से समझते हैं। हम सबको भी उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें हमारा इंटरेस्ट और समझ हो। अगर कुछ नहीं समझ आता तो उसके बारे में पहले पढ़ना चाहिए, उसे अच्छे से समझ के ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर लोग ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते तो उन्हें अभी के लिए सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक्स या फिक्स्ड डिपॉजिट। पर सेफ़ इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत यही है कि यहाँ आपका पैसा ज़्यादा ग्रो नहीं करता, और ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स सट्टा नहीं बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क होती हैं। ये सट्टा तभी बनती हैं जब हम बिना नॉलेज के किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा देते हैं। हमें अपनी टेक्निकल नॉलेज, एक्सपीरियंस और उस इन्वेस्टमेंट की समझ को इस्तेमाल करना है, तभी हम उसका रिस्क कम कर पाएंगे। इससे ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने माइंड में इन्वेस्ट करो। आप जितना स्मार्ट बनोगे ज़िंदगी में उतना ही सक्सेस पाओगे। एक बार आप फाइनेंशियल स्किल डेवलप कर लोगे तो आपको ये एक गेम की तरह दिखने लग जाएगा जिसमें कभी जीत है और कभी हार। बहुत लोग कभी नहीं जीतते क्योंकि वो हारने से डरते हैं।
इसीलिए स्कूल सिस्टम बेकार है, क्योंकि वहाँ गलती करने वालों को सज़ा मिलती है। पर गलती किए बिना आप कुछ सीख ही नहीं सकते। अगर आप हारने से डरोगे तो कभी नहीं जीतोगे। ज़िंदगी में हमेशा किसी ना किसी तरह का रिस्क तो रहेगा ही। गेम है उसे मैनेज कैसे करना है। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट एक कहानी बताते हैं। जब वो सिंगापुर गए थे एक इंटरव्यू के लिए, वहाँ वो एक रिपोर्टर से मिले जो कि अपनी किताब पब्लिश करने पे काम कर रही थी। रिपोर्टर ने अपनी किताब को बेहतर बनाने के लिए रॉबर्ट से टिप्स मांगे, तो रॉबर्ट ने जवाब में कहा कि उन्हें मार्केटिंग और सेल्स सीखनी चाहिए। रॉबर्ट ने समझाया कि किताब को लिखना और उसे बेचना दो अलग चीज़ें हैं। चाहे ये किताब बहुत अच्छे से लिखी गई है, पर इसे बेचने के लिए मार्केटिंग और सेल्स आनी चाहिए, जो कि रिपोर्टर को नहीं आती थी। ये सुनकर रिपोर्टर को गुस्सा आ गया। उसके लिए मार्केटिंग छोटा काम था, क्योंकि उसने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की पढ़ाई की थी और वो ऐसी चीज़ें सीखने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पर अगर वो सेल्स, कॉपीराइटिंग जैसे स्किल्स सीख लेती तो उसका बेस्ट सेलर नॉवेलिस्ट बनने का सपना पूरा हो सकता था। ये दुनिया स्मार्ट, टैलेंटेड, एजुकेटेड और गिफ्टेड लोगों से भरी पड़ी है, पर हर कोई कामयाब नहीं होता, क्योंकि कामयाब होने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। रॉबर्ट की पहली किताब का टाइटल था इफ़ यू वांट टू बी रिच, डोंट गो टू स्कूल। तब एक पब्लिशर ने रॉबर्ट से कहा था कि किताब का टाइटल बदल के द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन रखो। रॉबर्ट ने जवाब में कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी दो ही कॉपीज़ बिकेंगी, एक मेरी फैमिली खरीदेगी और दूसरा मेरी दोस्त। जबकि अगर मैं पहले टाइटल रखता हूँ तो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, जिससे ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड चाहते थे कि मैं हर चीज़ के बारे में थोड़ा ज़रूर जानूं, इसीलिए वो अपनी सभी मीटिंग्स में मुझे साथ बिठाते थे, चाहे वो मीटिंग्स उनके बैंकर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स के साथ हों या ब्रोकर्स के साथ। रिच डैड जानते थे कि मैं इन मीटिंग से बहुत कुछ सीखूंगा। रिच डैड रॉबर्ट को अमीर बनने के लिए तैयार कर रहे थे। रॉबर्ट ने बहुत अलग अलग फील्ड्स में जॉब की थी, जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन वर्कर और बस बॉय। फिर रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प ज्वाइन की, जहां वो फ्लाइंग और लीडरशिप सीखे। फिर कुछ सालों बाद उन्होंने जेरोक्स नाम की कंपनी ज्वाइन की, जहां उन्होंने सेल्स सीखी, क्योंकि वो अपने सेल्स के डर को मिटाना चाहते थे। रॉबर्ट जितने हो सके उतने स्किल्स सीखना चाहते थे, ताकि जब वो अपना बिजनेस खोलें तो वो अच्छे से तैयार हों। रॉबर्ट ने अपना बिजनेस 1977 में खोला। इतने अलग तरह के काम सीखने का एक ही कारण था कि उनका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पे नहीं था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज लेने में था। पुअर डैड के लिए सिर्फ जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी थी, वहीं रिच डैड के लिए उस उम्र में सीखना ही सब कुछ था। रॉबर्ट कभी भी सिर्फ एक जॉब नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि जॉब का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक। एम्प्लॉयर्स बस उतनी ही सैलरी देते हैं जिससे कि कोई एम्प्लॉय जॉब ना छोड़े। रॉबर्ट कहते हैं कि लोग बस अपनी अगली सैलरी की वेट करते हैं, बिना ये सोचे कि अगर वो इसी तरह ही चलते रहे तो फ्यूचर में उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी। रॉबर्ट कहते हैं कि यंग लोगों को नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। सिर्फ अपनी सैलरी के लिए काम ना करें, अपने फ्री टाइम में नई चीज़ें भी सीखें। इस उम्र में अपने आप को एजुकेट करना पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि ये बहुत लंबा और मुश्किल रास्ता है, उनसे रॉबर्ट कहते हैं अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता। ये जिम जाने की तरह ही है। जिम जाने में सबसे मुश्किल पार्ट होता है डिसाइड करना, पर एक बार हम जिम पहुंच जाते हैं तो एक्सरसाइज के बाद हमें अच्छा लगता है। इसीलिए हमें रिजल्ट के बारे में सोचते रहना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, सिस्टम्स एंड पीपल। और उससे भी ज़रूरी स्किल्स हैं सेल्स, मार्केटिंग, बेचने का स्किल और किसी से भी बात करने का स्किल। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ सीखना बहुत नहीं होता, जैसे कि एथलीट्स जिन्हें सिर्फ खेलना आता है, पर अगर उन्हें कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो उनके पास और कोई स्किल नहीं बचता ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए। ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। एक अमीर और गरीब इंसान में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि वो अपने डर को कैसे मैनेज करता है। फाइनेंशियली पढ़े लिखे होने के बाद भी ये चार चीज़ें लोगों को सक्सेसफुल होने से रोकती हैं: फियर, सिनिसिज्म, लेजीनेस एंड एरोगेंस। फियर। जब पैसे की बात आती है तो डरना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब जिंदगी में कुछ चीज़ों में अच्छे होते हैं और कुछ में बुरे। रिच डैड कहते हैं कि अगर आप पैसे को लेकर डरते हैं तो उसके बारे में जल्दी और तेज़ी से सीखें। हमें रिस्क और कभी भी पैसे को गंवाना भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है और डर से ऊपर उठना पड़ता है।
लोग अमीर इसीलिए नहीं बनते क्योंकि उनके लिए पैसे को गंवाने का डर पैसे कमाने से ज़्यादा होता है। हमको एक विनर की तरह सोचना पड़ेगा। ओवरकमिंग सिनिसिज्म। सिनिसिज्म का मतलब है हर चीज़ पे शक करना। हम सब में डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और बहुत बार हम नेगेटिव चीज़ें भी सोचते हैं, जैसे मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तो गलत होगा, या सब लोग मुझसे बेहतर हैं। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमें कुछ भी एक्शन लेने से रोकते हैं। हम अपने सामने आए मौक़ों को यूं ही जाने देते हैं। इन नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए हिम्मत और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि ख़राब टाइम ही इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका होता है। वो अपने ऊपर नेगेटिविटी का असर नहीं होने देते। सिनिक्स कभी नहीं जीतते। सिनिक्स क्रिटिसाइज़ करते हैं और विनर्स एनालाइज करते हैं। ओवरकमिंग लेजीनेस। बहुत लोग सोच में ही अपने आप को आलसी बना लेते हैं। वो जिम जाने के बजाय टीवी देखना पसंद करते हैं। पॉजिटिव ग्रीड यानी कि लालच से हम लेजीनेस को दूर कर सकते हैं। हम सबको लगता है कि लालची होना गलत बात है, पर आपको थोड़ा लालची होना पड़ेगा। लालची होने का मतलब है कि मन में इच्छा रखना कि मेरे पास अच्छा घर, बड़ी गाड़ी और कंफर्टेबल लाइफ हो। जो लोग ये इच्छा नहीं रखते वो कभी अमीर नहीं बनते और ज़्यादातर कहते हैं मैं कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड कहते थे कि हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ऐसे सोचना ही एक पॉजिटिव स्टेप है और एक इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। हाँ, लालच का भी हर चीज़ की तरह ज़्यादा होना गलत बात है, पर थोड़ा लालच होना पछताने से बहुत बेहतर है। अपनी ज़िंदगी के अंत में आप ये नहीं सोचना चाहोगे कि काश मैं लाइफ में कुछ और भी कर पाता। बिना किसी और का बुरा चाहे आप थोड़ा लालची हो सकते हो। ओवरकमिंग एरोगेंस। एरोगेंट इंसान को लगता है कि उसे सब पता है और जो उसके हिसाब से गलत है वो गलत ही है। बहुत बार लोग अपनी इग्नोरेंस को छुपाने के लिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि कुछ नया सीखने में दिमाग और एफर्ट लगता है। ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई नया आइडिया सुनो तो उसे अच्छे से स्टडी करो, आपको बहुत नए रास्ते मिलेंगे। गेटिंग स्टार्टेड। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बस काम करना, जॉब से पैसे कमाना, उसे खर्चना और जब पैसे ख़त्म हो जाएं तो उधार लेना सिखाता है। फाइनेंशियली ये बहुत ही डेंजरस तरीका है ज़िंदगी जीने का। इसे सुधारने के लिए रॉबर्ट अपने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करते हैं। फाइंड अ रीज़न। कुछ भी रीज़न ढूंढो। जैसे आप 60 साल की उम्र तक नौकरी नहीं करना चाहते, शायद आप अगले 10 सालों में रिटायर होना चाहते हो, या आप गवर्नमेंट को अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं देना चाहते। आपको कोई ना कोई रीज़न ढूंढना पड़ेगा। बिना रीज़न के हर चीज़ मुश्किल लगती है। मेक डेली चॉइसेस। हमारा माइंड सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इसमें कचरा डालोगे तो आपकी लाइफ भी वैसी ही बन जाएगी। अपने आप को अच्छी चीज़ों में एजुकेट करो, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स या फाइनेंस बुक्स पढ़ो। देखो कि वॉरेन बफेट और पीटर लिंच जैसे लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें उठाओ और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली। आप जैसे लोगों के साथ घूमते हो आप वैसे ही बन जाते हो और वैसे ही सोचते हो। वो दोस्त बनाओ जो आपको सही सलाह दें और आपको सपोर्ट करें और जिनसे आप कुछ सीख सको। उनकी सोच लाइफ को लेके पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी सोच नेगेटिव होगी तो आप भी नेगेटिव सोचोगे। पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि आप जो ज़्यादा देखोगे आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा और आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे क्या लर्न करते हो। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से दुखी हो तो पैसा कमाने की नई स्किल सीखो और अप्लाई करो। पे योरसेल्फ फर्स्ट। कभी भी उधार में मत डूबो। अपने खर्चे कम रखो, अपना एसेट कॉलम बनाओ और फिर उस एसेट कॉलम से निकले हुए पैसों से बड़ा घर और गाड़ी लो। अपनी सेविंग्स को खर्चना बंद करो। अगर कोई नया खर्च आता है तो उसे पूरा करने के लिए पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढो। गरीब और मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि सेविंग सिर्फ पैसे को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है, ना कि रोज़ के खर्चे करने के लिए। अगर इस किताब में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हो तो वो ये होंगे। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो जो भी कर रहे हैं उसे बंद करें, ब्रेक लें और आराम से सोचें कि क्या गलती हो रही है। बार बार एक ही काम करने से रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा। नए आइडियाज़ ढूंढो। पैसा कमाने के नए तरीके सीखो और उसके लिए फाइनेंस बुक्स पढ़ो और सेमिनार्स अटेंड करो। अपने आप को एजुकेट करो। ऐसे लोग ढूंढो जो लाइफ में वो करते हैं या कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। उनसे मिलो,
उन्हें कॉफ़ी या लंच पे लेके जाओ और उनसे पूछो और सीखो। बड़ा सोचो। चाहे आपके पास अभी पैसे हैं या नहीं, हमेशा बड़ा सोचो। आपका एटीट्यूड आपके एक्शंस को डिटर्मिन करता है और आपके एक्शंस आपकी सक्सेस को डिटर्मिन करते हैं। अपने आप से हमेशा पूछो कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, और आपका माइंड उस दिशा में चलने लग जाएगा। और आखिरी पॉइंट जो कि सबसे ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप एक्शन नहीं लेते। कितना भी छोटा, पर एक्शन ज़रूर लो। If you like the video, please share, subscribe and comment. Do let us know if you want us to make a summary of any book of your liking. Thank you.